डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कोविड-19 के आसपास मैंने IC38 पे कुछ वीडियोस बनाए थे जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा और कई लोगों को परीक्षा पास करने में उस वीडियो से हेल्प मिली। आज की डेट में उस वीडियो का रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सिलेबस में काफ़ी अपडेट हो गया है, कई चीज़ें बदल गई हैं, कई ऐसे आंकड़े हैं जो बदल गए हैं। तो बहुत दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक नई वीडियो बनाई जाए जिसमें लेटेस्ट सिलेबस को दिया जाए। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आप अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। और इसके साथ साथ आपके महत्वपूर्ण कमेंट भी आप हमारे वीडियो पर कमेंट में डाल सकते हैं। अगर उस पर मेरी प्रतिक्रिया जो भी होगी मैं ज़रूर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा और अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अगर आपको कुछ संदेह है उस पर तो मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा अपने स्तर से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने IC38 के कुछ बुलेट पॉइंट्स लिए हैं जिन पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे। बहुत शॉर्ट में हमने इसको बनाया है, काफ़ी मेहनत की है इसको हमने बनाने में, और वही पॉइंट्स लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो आपको परीक्षा पास करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। वन गो में आप परीक्षा को पास कर जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा, एक या दो वीडियो, जिसमें हम आपको वो जो क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। और हमने क्या किया, बहुत सारे एजेंट्सों को इस चीज पे लगाया जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम एक एक क्वेश्चन याद करके आइए और हमें बताइए। और ये प्रक्रिया पिछले 1-2 महीने से हम लोग लगातार कर रहे हैं और इसके बाद हम 50-60 क्वेश्चंस के ऐसे कलेक्शन कर पाए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। और बिल्कुल देखिए, इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पेपर की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी होती है। आम बोलचाल की जो हिंदी है उससे ये अलग होती है, इसलिए हमें परीक्षा पास करने में थोड़ी सी और असुविधा होती है। तो हम उन सारे शब्दों को यहाँ पर लेके आए हैं जो पेपर में आते हैं, तो इसलिए आप उनको उसी तरह से समझें जैसे मैं इसको आपको बता रहा हूँ। और मेरा मानना है, मेरा आश्वासन है कि निश्चित रूप से अगर आप ये वीडियो एक 20 मिनट का मैं बनाऊंगा, इसके बाद एक वीडियो और 20 मिनट का आएगा जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसके बाद बहुत आसानी से आप परीक्षा पास कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली स्लाइड, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बीमा के इतिहास के बारे में। 7 से 8 बिंदु हैं जिनको हमें मेमोराइज करना है, याद कर लेना है। इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। मैं एक एक पॉइंट्स बोलता हूं, आप इनको याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, विश्व की पहली जीवन बीमा कंपनी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस, 1706 लंदन। ये विश्व की पहली जीवन बीमा कंपनी है। याद रखिएगा, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा दो अलग अलग बातें हैं। तो ये पहली जीवन बीमा कंपनी है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस ये विश्व की, और द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भारत की। तीसरा पॉइंट है, ट्राइटन कंपनी भारत में पहली गैर जीवन बीमा कंपनी थी। यानी जैसे मैंने बात की ना, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा, तो पहली गैर जीवन बीमा कंपनी भारत में कौन सी थी? ट्राइटन कंपनी। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी थी। यानी भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, बीमा अधिनियम 1938 और इसमें समय समय पर हुए संशोधन वर्तमान में बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित व परिभाषित करते हैं। बीमा से संबंधित जो कानून, जो नियम जो बनाए गए हैं, उन सारे कानून, वो सारे नियम बीमा अधिनियम 1938 में बनाए गए हैं। और इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, उसमें और चीजें ऐड करती गई या जो चीजें रिलेवेंट नहीं थी उनको हटाया गया। तो वर्तमान में ये एकमात्र कानून है जो बीमा पर लागू होता है, यानी बीमा अधिनियम 1938। अगला पॉइंट है हमारा, 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए, 1 सितंबर 1956 से पहले की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में 245 से 250 के आसपास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां बीमा का कारोबार कर रही थी। और ये कंपनियां कहीं ना कहीं ग्राहकों के हित के साथ
कंप्रोमाइज करती थी, उनके साथ धोखाधड़ी करती थी, उनका पैसा समय पर नहीं देना, जो वास्तव में एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन नहीं करना, ये सारी असुविधाएं ग्राहकों के लिए आ रही थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 सितंबर 1956 को, और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का गठन हुआ। यानी LIC डे के रूप में LIC इसको आज भी मनाती है 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर को LIC डे के रूप में मनाया जाता है। यानी 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का गठन हुआ, और 1999 तक केवल और केवल भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा का कारोबार हिंदुस्तान में किया। 1974 में मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। देखा गया मल्होत्रा कमेटी क्यों बनाई गई, ये देखा गया कि इतनी बड़ी आबादी को एक बीमा कंपनी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। एक इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको पूरी तरह से लोगों को इंश्योर नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशें थी उसको लागू किया गया, और लेकिन लागू करने से पहले ये देखा गया कि भाई अगर जो 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था अगर फिर से प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया गया तो फिर से वही समस्या आएंगी जो उस समय आई थी। तो इसके लिए एक नियामक बनाना जरूरी था, यानी एक नियंत्रक बनाना जरूरी था। जैसे जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों का नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी सब बैंकों को कंट्रोल गवर्न कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए नियामक है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। ये सभी इंश्योरेंस कंपनियों का नियामक है, यानी उनको नियंत्रित करता है, उनको निर्देशित करता है। और 1974 में मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश के आधार पे 1999 में IRDA का गठन हुआ, और सन 2000 से IRDA ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और उसने प्राइवेट कंपनीज को भी बीमा करने का लाइसेंस दे दिया। आगे अगली स्लाइड में चलते, एक चीज और एक पॉइंट छूट रहा है। 1972 में गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी और GIC का निर्माण हुआ। यानी जैसे LIC है उसी तरह से जनरल इंश्योरेंस के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का GIC का गठन 1972 में हुआ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने की। ये कॉन्सेप्ट्स वो है जो हम समझे रहेंगे तो हमें किसी भी, जैसे क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को समझे रहेंगे तो हमें क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाए तो उसका हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे, उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में आप सभी समझते हैं कि बीमा क्या है, लेकिन हम यहाँ इस तकनीकी संदर्भ में जिस जो बीमा की विषय वस्तु है उसके आधार पर बात करेंगे कि एक्चुअल में बीमा है क्या। तो देखिए बीमा जो है, बीमा एक संविदा है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और संविदा क्या होती है, संविदा एग्रीमेंट कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता करने के लिए कम से कम 2 पक्ष का होना अनिवार्य है। भाई कोई व्यक्ति अकेले अपने आप से तो समझौता करेगा नहीं, कम से कम 2 पक्ष या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 पक्ष होना अनिवार्य है। वो 2 पक्ष कौन से होंगे, एक होगा बीमा धारक और दूसरा होगा बीमा करता। बीमा धारक वो व्यक्ति होगा जो बीमा लेना चाहता है, और बीमा करता वो कंपनी होगी जो उसको बीमा की सुविधा दे रही है। यानी एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ और ये व्यक्ति हुआ जो सुविधाएं ले रहा है। इन लोगों के बीच में संविदा, वो होगा बीमा। तो बीमा क्या है, बीमा एक संविदा है। अब आप इस बात को समझिए, मेरा 15 साल का बेटा है, वो कोर्ट में जाता है और उसको कुछ एग्रीमेंट करना है, तो क्या वो एग्रीमेंट कर सकता है? बिल्कुल इसका जवाब है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अभी 18 साल का नहीं है। तो यानी संविदा करने के लिए किसी भी व्यक्ति का 18 साल का होना अनिवार्य है। उसी तरह से बीमा धारक यानी जो व्यक्ति बीमा ले रहा है उसका 18 साल का होना अनिवार्य है, और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वही व्यक्ति बीमा ले सकता है। तो ये बीमा को समझने की बात है। बीमा एक संविदा है, कोई भी 18 वर्ष का व्यक्ति बीमा ले सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड हम देखते हैं। बीमा प्रक्रिया, इसको समझना आपको यह है कि बीमा कैसे काम करता है। 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि बीमा कैसे काम करता है, तो आपको यह समझना है कि बीमा कुछ लोगों के नुकसान को बहुत सारे लोगों में बांट देता है। जैसे आप यहां पर देखें, ये 500-500 की 2 नोट है, और ये 1 रुपए की गड्डियां हैं और 10 गड्डियां हैं, यानी 1000 रुपए इधर हैं और 1000 रुपए इधर हैं। दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये लेके चल रहा है अपनी जेब में, और या 2 लोग इसको लेके चल रहे हैं,
500-500 की नोट 2 लोगों की जेब में है और 1-1 रुपए 1000 लोगों की जेब में है। अब अगर किसी की जेब से नुकसान हुआ, अगर इनकी जेब से नुकसान हुआ तो सीधा 500 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर यहां एक व्यक्ति की जेब से कुछ निकलता है तो 1 रुपए निकलेगा। तो आपको यह समझना है कि बीमा क्या करता है, बहुत बड़े लॉस को बहुत छोटा करता है। जैसे यहां 1000 को 1 रुपए में कन्वर्ट किया गया, 1000 रुपए को 1 रुपए में कन्वर्ट किया गया और 1000 लोगों में बांट दिया गया। तो बीमा क्या करता है, बहुत बड़े नुकसान को बहुत छोटे लॉस में कन्वर्ट करता है और उसकी वैल्यू बराबर करने के लिए वो छोटा लॉस कई लोगों को दिया जाता है, यानी बड़े लॉस को कई लोगों में बांट दिया जाता है। तो किसी को पता भी नहीं चलता कि लॉस हुआ। अब आपकी जेब से 1 रुपए निकल जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जिसकी जेब से 1000 रुपए गिर जाए उसके लिए चिंता की बात होगी, उसका काफी नुकसान होगा। तो इस तरह से बीमा क्या करता है, बड़े नुकसान को छोटा करता है और बहुत सारे लोगों में बांट देता है। तो ये बीमा के कार्य करने का तरीका है कि कुछ लोगों के नुकसान को बहुत सारे लोगों में बांट देता है। ये समझने वाली बात है। इस पे किसी भी तरह से सवाल पूछा जाएगा तो आप उसके उत्तर दे पाएंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। जोखिम या रिस्क बहुत महत्वपूर्ण चीज है बीमा में और हम आम बोलचाल की भाषा में इसे समझते हैं। आज हम बीमा के संदर्भ में इसे समझेंगे। जोखिम या रिस्क है क्या? जैसे पहली बात तो कोई भी ऐसी घटना जो संभावित हो। अगर कोई घटना होना निश्चित है तो वो कभी जोखिम नहीं हो सकता, वो चाहे जो भी हो। तो कोई भी ऐसी घटना जिसका होना संभावित है, यानी वो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तभी वो जोखिम के दायरे में आएगी। और इसके बाद एक कंडीशन और अप्लाई होगी। पहली बात तो घटना संभावित होनी चाहिए और दूसरी चीज उस घटना के परिणाम स्वरूप, यानी अगर वो घटना होती है तो लॉस होना चाहिए। अगर लॉस नहीं होगा तब भी वो जोखिम नहीं होगा। जैसे मैं यहां से मार्केट गया, रास्ते में रोड खराब है, गिरने का जोखिम है, कई सारी एक्सीडेंट का जोखिम है, बाइक खराब होने का जोखिम है। ये सारे मेरे रिस्क हैं जिसमें मेरा नुकसान हो सकता है। ये सारी ऐसी संभावित घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन एक घटना मैं मानता हूं, मैं वहां गया, मेरा एक दोस्त मिल गया और उसने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे 1 साल पहले। वो मिल गया, उसने मुझे देखा और उसने मुझे मेरे पैसे दे दिए। तो मुझे पता नहीं था कि वो वहां पे मिलेगा, यानी एक घटना हुई जो संभावना थी, मिल सकता था, नहीं मिल सकता था। एक घटना हुई और इस घटना के परिणाम स्वरूप मुझे लाभ हुआ, यानी मेरे पैसे मुझे मिल गए। तो ये जोखिम नहीं था। लेकिन यहां से वहां तक जाने में मेरी बाइक का पंचर हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये एक जोखिम है जिसमें मेरा नुकसान होगा। तो यानी कोई भी ऐसी संभावित घटना जिसके होने से नुकसान हो सकता है, वो हमारा रिस्क है। तो जैसे देखिए यहां पे आप ये इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अब हमने रिस्क को तो समझ लिया, जोखिम है क्या। कोई भी चीज जब हमें पता चलता है कि ये चीज होने वाली है या हो सकती है, तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। तो रिस्क के लिए प्रिपेयर होना, इसके अलग अलग तरीके हैं। इसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क का प्रबंधन, जोखिम की व्यवस्था करना कैसे करेंगे, उसके अलग अलग तरीके होंगे। एक तरीका होता है जोखिम को टाल देना, यानी हम वो काम करेंगे ही नहीं जिसमें जोखिम है। बाइक चलाने से गिरने का जोखिम है तो हम मोटरसाइकिल चलाएंगे नहीं, तो हमारे जीवन में बाइक से गिरने का जोखिम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जीवन में संभव नहीं है कि आप हर जोखिम को टाल देंगे, यानी वो काम करेंगे ही नहीं जिसमें जोखिम, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम जोखिम को कम करेंगे। कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए जैसे हम बाइक चला रहे हैं, गिरने का जोखिम है तो हम हेलमेट लगाएंगे। हेलमेट लगा के हमने क्या किया, जोखिम खत्म नहीं हुआ लेकिन जोखिम को कम किया। हम सड़क पे चलने के जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे, हम अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखेंगे, अपनी बाइक को मेंटेन रखेंगे। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारे जोखिम को कम करती हैं। ये सड़क पे चलने के जो नियम हम पालन कर रहे हैं, इससे हम अपने जोखिम को कम करते हैं। तो एक तो हो गया जोखिम को टाल देना, यानी वो काम करना ही नहीं। दूसरा हुआ जोखिम को कम करना। और एक बहुत ही बेहतरीन आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने जोखिम को पहचान लिया, जैसे यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति अपने जोखिम को समझता है। अब इसके बाद ये क्या करता है, या तो ये जोखिम अपने पास रखे, और या फिर एक तरीका है जिसे हम बीमा कहते हैं, वो अपना जोखिम किसी और को दे दे। यानी कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरा जोखिम उठाने को तैयार हो। तो कोई भी व्यक्ति फ्री में तो मेरा जोखिम लेगा नहीं, बदले में वो कुछ ना, क्योंकि अब मेरा जोखिम वो उठा रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, जो व्यक्ति का जोखिम था, बीमा धारक का जोखिम था, इसने अपना जोखिम किसको दे दिया, बीमाकर्ता को दे दिया। अब बीमाकर्ता इसका जोखिम उठाने को तैयार है, बदले में ये इसको प्रतिवर्ष हर 6 महीने पे जो भी इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट या संविदा होगी उसके अनुसार इनको प्रीमियम देता रहेगा।
लेकिन अब इसका पूरा मान लेते हैं इसका 12 लाख का जोखिम था, तो 12 लाख का जोखिम ये इनको प्रपोज करेगा कि हमें 12 लाख का जोखिम चाहिए। कंपनी देखेगी, इवेल्युएट करेगी और उसको अगर सही लगता है तो उस जोखिम को एक्सेप्ट करेगी कि हम आपका 12 लाख का जोखिम उठाने को तैयार हैं, बदले में आपको हमें इतना प्रीमियम हर साल देना होगा। दोनों के बीच में सहमति हो गई, इसने प्रीमियम देना शुरू किया, अब इसका जोखिम कंपनी के पास आ गया। अगर जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस दौरान इसके साथ कोई अनहोनी होती है जो घटना बीमे में कवर्ड है, उस घटना के होने पर इसके परिवार को ये बीमा कंपनी वो 12 लाख रुपए देगी। तो ये हो गया, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना जोखिम हस्तांतरण कर दिया, अपने ऊपर से उठा के बीमा कंपनी के ऊपर डाल दिया। तो बीमा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जोखिम का हस्तांतरण कर देते हैं, रिस्क का ट्रांसफर कर देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बाकी जोखिम को ट्रांसफर करने का एक तरीका और है जिसे कहते हैं जोखिम प्रतिधारण, रिस्क रिटेंशन, यानी अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लेना कि मैं अपना रिस्क खुद वहन कर सकता हूं। ये व्यक्ति अपने खाते में 12 लाख रुपए रख दे अपने परिवार के लिए तो ये अपना जोखिम खुद उठा सकता है, जिसे कहा जाता है रिस्क रिटेंशन, जोखिम प्रतिधारण। आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम इसमें देख सकते हैं ये कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जैसे आग लग जाना, भूकंप आना, बिजली गिरना, लाइटनिंग, इसके साथ क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटना, साइक्लोन, इस तरह की ये घटनाएं हैं जो नुकसान का कारण बन सकती हैं। ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं खतरा या पेरिल। तो ये घटनाएं पेरिल का एग्जाम्पल, इसके साथ साथ किसी का हार्ट अटैक हो जाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जो नुकसान का कारण बन सकती हैं। और ये जो खतरा है ये दो तरह का होगा। एक होगा भौतिक खतरा। भौतिक खतरा क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में वायरिंग कराता है और उस वायरिंग में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ गया, तो ये भौतिक खतरे के दायरे में आता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति वाटर स्पोर्ट में या अन्य कोई ऐसी एक्टिविटीज में भाग लेता है जहां पे जोखिम ज्यादा है, तो ये भौतिक खतरा है। इसके अलावा जो दूसरा खतरा होता है मॉरल हैजार्ड, यानी नैतिक खतरा। नैतिक खतरा वो चीज होती है जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी कारोबार का, अपनी शॉप का, किसी चीज का बीमा कराता है, अपने एक वर्कशॉप का बीमा करा लेता है और उसके बाद वो जानबूझकर बीमे का लाभ लेने के लिए अपने वर्कशॉप में आग लगवा देता है और उससे बीमा कंपनी से वो दावा करता है। तो ये एक बीमा व्यवसाय में ये एक नैतिक खतरे की कैटेगरी में आता है, यानी व्यक्ति उद्देश्य के साथ, लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ ऐसा करे कि उसे बीमे से फायदा हो जाए, तो इसको हम नैतिक खतरे की कैटेगरी में डालते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं खतरा, भौतिक खतरा और नैतिक खतरा यानी मॉरल हैजार्ड। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। इस एक नंबर का सवाल जरूर आता है जिससे हम कहते हैं बीमा किस तरह से कार्य करता है। बीमा जो है ये पूलिंग के, प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग यानी पूलिंग के सिद्धांत पे काम करता है। और पूलिंग है क्या, अगर आप समझें तो जो जोखिम है इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे एक 55 साल का व्यक्ति है उसका जोखिम अलग तरह का है, एक 25 साल का व्यक्ति है उसका जोखिम अलग है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि 55 साल वाले का जोखिम ज्यादा है और 25 साल वाले का जोखिम कम है। तो जैसा कि अभी पीछे की स्लाइड्स में हमने बात किया था, बीमा क्या करता है, लॉस को छोटा करके कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो भले ही वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है लेकिन 25 साल वाले का जोखिम 55 साल वाले के साथ साझा किया जाए या 55 साल वाले का जोखिम 25 साल वाले के साथ साझा किया जाए, तो ये ना कहीं ज्यादा रिस्क को कम रिस्क के साथ रखना, तो कम रिस्क वाले का नुकसान करना होगा। यानी उसको ज्यादातर संभावना है कि उसके लिए बीमे की जो सुविधा है वो बराबर नहीं होगी, 55 साल वाले को बेनिफिट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस तरह से बीमा इस बात का ध्यान रखता है, वो एक तरह के जोखिम को अलग करता है, यानी हर टाइप के जोखिम को, जैसे एक तरह का जोखिम है इसको अलग किया जाएगा, दूसरे तरह के जोखिम को अलग किया जाएगा, तीसरे तरह के जोखिम को अलग किया जाएगा और ये हर ग्रुप को नाम दिया जाएगा पूल। जैसे पूल 1 में एक तरह के जोखिम होंगे, पूल 2 में दूसरी तरह के जोखिम होंगे, यानी जितने लोग उस जोखिम के दायरे में आते हैं वो पूल 2 में आएंगे और पहले में एक जैसे जोखिम के लोग पूल 1 में आएंगे। इसी तरह से पूल 1, पूल 2, पूल 3, पूल 4 ऐसे ही बनाती जाएगी कंपनी। और जिस पूल से लॉस हुआ, मान लो पूल 1 से लॉस हुआ, तो वो लॉस केवल और केवल पूल 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पूल 2, 3, 4 या उसके आगे के पूल्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग। तो बीमा किस सिद्धांत पे काम करता है, बीमा पूलिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिसे हमें समझना है।
और ये सारी चीजें जो इस स्लाइड्स में हैं या इन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है, सब पेपर में आते हैं, आपको सब समझने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। परम सद्भाव का सिद्धांत, देखिए परम सद्भाव का सिद्धांत ये है कि बीमा धारक और बीमाकर्ता के बीच में आपसी सद्भाव, परम सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति बीमा लेने आता है तो बीमा कंपनी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में, अपनी आमदनी के बारे में, वो जो चीजें बताता है बीमा कंपनी उसको मान लेती है। बीमा कंपनी उस पर भरोसा करती है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है। इसी तरह से वो सामने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी पे भरोसा करता है और वो सिर्फ एक आश्वासन पे 20 साल 15 साल बीमा कंपनी को अपने प्रीमियम यानी पैसे देता रहता है, सिर्फ एक आश्वासन पे। बदले में बीमा कंपनी में ये पेन है, मैंने दुकान पे पैसे दिए, उसने मुझे पेन दिए, तो मेरा उसका लेन देन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन बीमा व्यवसाय में ग्राहक बीमा कंपनी को लगातार पैसे देता रहता है और बीमा कंपनी सिर्फ उसे आश्वासन देती है। तो ये जो है परम सद्भाव का सिद्धांत है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, दोनों अपने तथ्यों का खुलासा दोनों को सही सही करना चाहिए। तो बीमा जो है परम सद्भाव के सिद्धांत पे काम करता है। अगला हमारा पॉइंट है बीमा योग्य हित का सिद्धांत है। बीमा योग्य हित का सिद्धांत इस बात को परिभाषित करता है कि जो बीमा की विषय वस्तु है, यानी एक व्यक्ति बीमा लेना चाह रहा है और जिस घटना के अगेंस्ट बीमा लेना चाह रहा है या जिस विषय वस्तु के लिए वो बीमा लेना चाह रहा है, उस विषय वस्तु में उसका हित होना चाहिए। यानी मैं अगर अपने घर का बीमा करा रहा हूं तो ठीक है, उस घर में कोई भी नुकसान होता है तो मेरा लॉस हो रहा है। अगर मेरा लॉस नहीं हो रहा है, मैं किसी और के घर का बीमा नहीं ले सकता, मैं किसी और की कार का बीमा नहीं करा सकता, मैं अपनी कार का बीमा करा सकता हूं, क्योंकि उस कार में, उस बीमे की विषय वस्तु में मेरा हित है। तो बीमा योग्य हित यानी ये बीमा का मुख्य सिद्धांत है कि जिस विषय वस्तु का बीमा हो रहा है उसके जो भी बेनिफिशरीज हैं, यानी जो भी लोग उसके लाभ, बीमे उस हानि से होने वाले क्षतिपूर्ति के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनका हित उस प्रॉपर्टी में, उस एसेट में होना चाहिए। तो यह बीमा योग्य हित का सिद्धांत इस बात को परिभाषित करता है। अगला पॉइंट हमारा है आसन्न कारण, या इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी क्लॉज। प्रॉक्सिमिटी क्लॉज इस बात को बताता है कि जो कोई भी घटना हुई उसका नजदीकी कारण क्या था। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल स्लिप करती है और वो गड्ढे में गिर पड़ता है, उसका पैर टूट जाता है। वो बहुत देर, गड्ढे में पानी था, बहुत देर तक वो पानी में पड़ा रहता है और उसको निमोनिया हो जाता है। उसको हॉस्पिटल कुछ समय बाद लाया जाता है, वहां पर उसको निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब हम अगर देखें तो हमें प्रथम दृष्टया यह लगेगा कि उसकी मृत्यु निमोनिया से हुई। अब यहां पर हमें यह देखना है कि मृत्यु का नजदीकी कारण क्या है। तो अगर हम देखें तो मृत्यु का नजदीकी कारण मोटरसाइकिल से गिरना है, यानी वो दुर्घटना है जो मोटरसाइकिल की हुई। जबकि हमें क्या समझ में आ रहा है कि निमोनिया से मृत्यु हुई, लेकिन नहीं, निमोनिया उसका नजदीकी कारण नहीं है। इस तरह से बीमे में आकलन किया जाता है प्रॉक्सिमिटी क्लॉज के तहत कि वास्तव में घटना होने का कारण क्या था। तो घटना होने का मुख्य कारण यहां पर क्या था, मोटरसाइकिल से स्लिप करना। अगला पॉइंट हमारा है अनुग्रह अवधि। अनुग्रह अवधि, जैसे बीमे में जो भी बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो भी लाभ ग्राहक के लिए बताए गए हैं, वो हमें प्रीमियम देता है, उसके बदले में हम उसे वो लाभ देते हैं। और हर प्रीमियम की एक देय तिथि होती है कि इस डेट पे आपका प्रीमियम ड्यू हो रहा है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने किसी वजह से वो जो ड्यू डेट थी उस पे वो अपना प्रीमियम नहीं भर पाता है, वो अपना प्रीमियम नहीं दे पाता है, तो क्या उसके बीमे के लाभ बरकरार रहेंगे या उसके बीमे के बेनिफिट्स के साथ क्या होगा, इस बात को समझाया गया है। ये अनुग्रह अवधि जो है इस बात को बताती है कि बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को एक समय अवधि देती हैं जिस दौरान भले ही उसने प्रीमियम नहीं दिया है, लेकिन अगर उस अवधि के दौरान उसके साथ कोई घटना होती है तो बीमे में वर्णित सारे लाभ उसको दिए जाएंगे। और ये अनुग्रह अवधि होती है 30 दिन। 30 दिन के अंदर, यानी जो ड्यू डेट है, हाँ एक चीज समझने की, अगर कोई पॉलिसी मंथली मोड में ली जाती है, पॉलिसी यानी हर महीने प्रीमियम जमा करेगा, अपने खाते से कटवाएगा। कुछ पॉलिसी होती है 6-6 महीने पे प्रीमियम, कुछ लोग लेते हैं कि वो साल भर में एक बार प्रीमियम देंगे। तो मासिक मोड में अनुग्रह अवधि 15 दिन की होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति मंथली प्रीमियम दे रहा है तो उसमें अनुग्रह अवधि केवल और केवल 15 दिन है। लेकिन इसके अलावा किसी भी मोड में पॉलिसी होती है तो उसका जो अनुग्रह अवधि है वो 30 दिन है, यानी उस 30 दिन के दौरान अगर वो कभी भी प्रीमियम दे देगा तो उसको पॉलिसी की बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज है जो सवाल आ जाता है कि अनुग्रह अवधि में उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो इसको समझना है कि अगर अनुग्रह अवधि में मृत्यु होती है तो पॉलिसी के बेनिफिट्स का भुगतान होगा, लेकिन जो ड्यू प्रीमियम है वो प्रीमियम काट लिया जाएगा।
और एक चीज और यहीं पर समझ लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्वास्थ्य बीमा है उसमें भी लगभग यही चीज होती है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है, जैसे मोटर का बीमा, मोटरसाइकिल का बीमा, ये ड्यू डेट से पहले ही रिन्यू हो जाना चाहिए। इसमें एक दिन की भी अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड नहीं होता। अगला हमारा पॉइंट है फ्री लुक। फ्री लुक या कूल ऑफ, ये एक ऐसी समय अवधि है, जैसे होता क्या है, इंश्योरेंस में और पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें कॉन्सेप्ट होती है, आश्वासन होती है, कोई भी किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी ना कर पाए, उसको गलत जानकारी ना दे पाए, इस चीज से बचाने के लिए ये समय अवधि दी जाती है ग्राहकों को। क्योंकि बॉन्ड जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉलिसी से जुड़ी हुई सारी शर्तों का वर्णन होता है। अगर ग्राहक को ये लगता है कि मुझे जो कुछ भी बताया गया था वो सारी शर्तें इसमें अलग हैं, जिस तरह से मुझे बताया गया था उस तरह से पॉलिसी में नहीं है, तो वो पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होने के 30 दिन 30 डेज के अंदर उस पॉलिसी को कंपनी को वापस कर सकता है और ये कह सकता है कि मुझे आपकी पॉलिसी की शर्तें मंजूर नहीं है, मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो वो पॉलिसी को वापस कर सकता है। इस अवधि को बोलते हैं फ्री लुक पीरियड, 30 डेज, 30 दिन का अनुग्रह, 30 दिन का फ्री लुक पीरियड हर कंपनी अपनी पॉलिसीज में देती है। और ये डेट शुरू होती है पॉलिसी होने से नहीं, जिस दिन उसको पॉलिसी दस्तावेज यानी पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होता है उस डेट से आगे 30 दिन तक। अगला हमारा पॉइंट है पीएमएल एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट 2002 में आया और 2005 से लागू हुआ। इस एक्ट में इस बात को दिखाया गया, इस बात को वर्णित किया गया, इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह से अवैध मनी, ब्लैक मनी इंश्योरेंस सेक्टर में ना आ पाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जैसे आप समझते हैं, लॉन्ड्री का मतलब, लॉन्ड्री में क्या होता है, हम अपने कपड़े देते हैं, वहां से गंदे कपड़े साफ होकर बाहर आ जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने काले धन को सफेद करते हैं। उस एक प्रक्रिया के तहत इधर से उधर से घुमा के पैसे को इस तरह से किया जाता है कि वो ब्लैक मनी गया और जब वो बाहर आया तो वो व्हाइट हो गया, यानी वो लीगल पैसा हो गया। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए तमाम सारे नियम बनाए गए हैं और जिनको परिभाषित किया गया है। पीएमएल एक्ट 2002 में बना और 2005 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। मुझे लगता है 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसके बाद अभी हम एक 15 या 20 मिनट का एक वीडियो और देंगे जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और डालेंगे जिनको आपको समझना है, और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और पूरी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका 1 गो में पेपर क्लियर हो जाए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।